नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको भ्रष्टाचार निवारण कानून की जानकारी देंगे और जानकारी देते हुए आपको बताएंगे कि भ्रष्टाचार आज कानून व्यवस्था के साथ साथ एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन विधेयक 2018 रिश्वत देने वालों और रिश्वत लेने वालों को दंडित करने का प्रावधान करता है। ये विधेयक लोक सेवकों के रिश्वत देने या लेने का दोषी पाए जाने पर जुर्माने के अलावा 3 से 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान करता है। संशोधित विधेयक में रिश्वत देने वालों को भी इसके दायरे में लाया गया है। इसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और ईमानदार कर्मचारियों को संरक्षण देने का प्रावधान भी है। लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले केंद्र के मामले में लोकपाल और राज्यों के अंदर अब भी लोकायुक्तों से अनुमति लेनी होगी। रिश्वत लेने वाले को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा, जिसे 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। जांच के दौरान ये भी देखा जाएगा कि रिश्वत किन परिस्थितियों में दी गई है। कानून के तहत रिश्वत देने वालों को अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा इस कानून में जिन सेवकों, नेताओं, नौकरशाहों और बैंकर्स को अभियोजन से संरक्षण भी प्रदान किया गया है। इससे सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के लिए उनके विरुद्ध जांच करने से पहले सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी लेना पड़ता है। और ऐसे में ये तो खैर बुनियादी जानकारी थी भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई। आज भ्रष्टाचार के नियमों के बारे में जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नवीन जी, आपको इस विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं और कानूनी राय ले सकते हैं। नंबर्स आपको बता देते हैं, विषय एक बार फिर से आपको बता देते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के बारे में जानकारी आज देंगे नवीन जी, और नंबर हमारा है 0120 6127-937। दूसरा नंबर हमारा है 6127-938। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और भ्रष्टाचार निवारण कानून के लिए या इसके तहत क्या कुछ प्रावधान होते हैं, अगर आपकी भी कोई शिकायत है या फिर आपको लगता है कि जी आपका कुछ इससे रिलेटेड सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नवीन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नवीन जी हमारे साथ हैं। और नवीन जी, सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाने का मकसद क्या था सर? जी, भ्रष्टाचार एक बहुत ही व्यापक समस्या है जो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी और हर स्तर पर फैला हुआ था, या यूं कहें कि आज भी फैला हुआ है। भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे पूरी सामाजिक व्यवस्था को बर्बाद कर देता है जी। और जो प्रशासन के तौर तरीके होते हैं उसमें भी कई तरह की रुकावटें ये उत्पन्न करता है जी। तो इस कुरीति को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में लाया गया था। इस एक्ट का जो मकसद था वो ये था कि जवाबदेही तय करना और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रावधान प्रस्तुत करना देश में, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके और भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ये मकसद इस कानून का था। ठीक है सर, ये बताइए कि करप्शन एक्ट 2018 में अमेंडमेंट किया गया है और इस अमेंडमेंट में क्या बदलाव लाए गए हैं, किस तरह के बदलाव किए गए? देखिए, काफी सारे बदलाव किए गए थे 2018 के अमेंडमेंट एक्ट में। सबसे पहला अनुचित लाभ को परिभाषित किया गया था। अब अनुचित लाभ को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया गया था कि कोई भी लोक सेवक जो उसका कानूनी तौर पर जो उसका पारिश्रमिक बनता है या जो वेतन बनता है, उसके अतिरिक्त यदि वो किसी और तरह के आर्थिक या गैर आर्थिक लाभ की इच्छा व्यक्त करता है या मजबूर करता है किसी और को किसी काम को करने के बदले, तो
इस तरह के अनुचित लाभ क्या क्या हो सकते हैं, उन चीजों को परिभाषित किया गया। सबसे पहला तो ये हुआ। दूसरा, 1988 में जो कानून पारित हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो ओरिजिनल लॉ था, उसमें सिर्फ रिश्वत लेना ही अपराध था। रिश्वत देना अपराध उस समय तक नहीं था। लेकिन 2018 के संशोधन में रिश्वत देने के कृत्य को भी आपराधिक बनाया गया। इसके लिए भी सजा के प्रावधान लाए गए। इसके अलावे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रिश्वत की पेशकश करना, उसको भी ऑफेंस की कैटेगरी में लाया गया। आपराधिक कदाचार और आपराधिक कदाचार को पुनर्परिभाषित किया गया। जांच और अभियोजन के लिए उपयुक्त सरकार की पूर्व मंजूरी का प्रावधान लाया गया। संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान लाया गया। और जो प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूशन के लिए टाइम लिमिट भी फिक्स किया गया था इस संशोधन में। इसके साथ साथ जो पहले की न्यूनतम और अधिकतम सजाएं थी, उनको भी बढ़ाया गया। जैसे पुराने कानून में जो न्यूनतम सजा थी वो 6 महीने की थी, लेकिन संशोधन के बाद जो न्यूनतम सजा है वो 3 साल की हो गई है। संशोधन से पहले जो अधिकतम सजा थी वो 5 साल की थी, उसको बढ़ा करके 7 साल कर दिया गया। तो ये प्रमुख परिवर्तन जो है संशोधन के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं नए संशोधित कानून में। जी सर, ये बताइए, सरकारी सेवक को क्रिमिनल मिसकंडक्ट के लिए कब या फिर किन हालातों में सजा दी जा सकती है? इस कानून द्वारा किस किस अपराधों की सजा दी जाती है? जी देखिए, यहाँ भी पहले जो अपराध थे वो कुछ और थे। पहले मैं पुराने कानून में जो आपराधिक कृत्य थे उनकी चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले जो संशोधन से पहले का कानून था, उसमें यदि कोई लोक सेवक अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जो कि लोक सेवक हो, उसके लिए किसी मूल्यवान वस्तु या मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अवैध तरीकों का उपयोग करता था, तो उसके लिए सजा के प्रावधान थे। इसके अलावा यदि कोई लोक सेवक अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करता था, तो भी वो सजा का हकदार होता था। और तीसरे, किसी भी व्यक्ति के लिए बिना जनहित के कोई मूल्यवान वस्तु या मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त करना, ये भी आपराधिक कृत्य था। लेकिन संशोधन के बाद 2018 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बाद इसमें परिवर्तन किया गया है। अब यदि कोई लोक सेवक यदि कोई लोक सेवक है जिसके नियंत्रण में कोई संपत्ति सौंपी गई है, उस संपत्ति को वो अपने स्वयं के उपयोग के लिए यदि मिसअप्रोप्रिएट करता है या दुर्विनियोजन करता है या रूपांतरण करता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो आपराधिक कदाचार माना जाएगा। इसके अलावा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति यदि किसी लोक सेवक ने अर्जित कर रखी है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। अब आय से अधिक स्रोतों से संपत्ति रखना, इसको साबित करने के लिए संपत्तियों के कब्जे के अलावा आय से अधिक संपत्ति हासिल करने का इरादा उस लोक सेवक का था, यह भी साबित करना आवश्यक है। तो संशोधन के बाद आपराधिक कदाचार के दायरे को थोड़ा कम किया गया और आय से अधिक संपत्ति के कब्जे को, अपराध को स्थापित करने की सीमा को और बढ़ा दिया गया है संशोधन के बाद से। ये फर्क है और आपराधिक कदाचार इन दो परिस्थितियों में ही अब बनता है। ठीक है सर, ये बताइए कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी घूस मांगे तो कैसे और कहां पर शिकायत करनी चाहिए? यदि कोई सरकारी कर्मचारी घूस मांगे तो इस तरह के कदाचार से संबंधित
मामले के विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक पत्र आपको लिखना होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको अंग्रेजी में हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं। उनको या तो आप पत्र लिख सकते हैं जिसमें आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा कि किस तरीके से उस लोक सेवक ने इस तरह का कदाचार किया है। यदि आप लेटर नहीं लिखना चाहते तो आप सीधे सीवी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की वेबसाइट पर भी अपना कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास में कंप्लेंट लॉन्च करने से पहले आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि क्या वो लोक सेवक या वो विभाग जिसमें वो काम कर रहा है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के दायरे में आता है या नहीं आता है। यदि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के दायरे में आता है तो आप या तो पत्र लिख सकते हैं या सीधे आप उनकी वेबसाइट पर जाकर के भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। उसके अलावा राज्यों में भी अलग प्रावधान है, अधिकारी वहां भी नियुक्त किए गए हैं, वहां भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें आपके पास में ये भी सुविधा उपलब्ध है कि यदि आप अपनी पहचान को छुपाए रखना चाहते हैं तो जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर की सुरक्षा संकल्प के तहत भी आप अपनी शिकायत भेज सकते हैं कमीशन। नवीन जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घूस मांगने के आरोप में किस तरह के सबूत की जरूरत पड़ती है। आम इंसान को देखिए नहीं पता होता, आम व्यक्ति को नहीं पता होता। जब वो इसका शिकार हो जाता है तो उसके बाद जब शिकायत करने जाता है तो उसको लगता है कि अरे हमारे हाथ तो खाली है, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, हम कैसे ये बताएं कि देखिए इसने हमारे साथ भ्रष्टाचार किया या फिर घूस मांग रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह के सबूतों की जरूरत होती है, ये थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, सबूत तो बहुत ही आवश्यक होते हैं। बिना सबूत के किसी भी मामले में कार्रवाई करना नामुमकिन होता है। हाँ। अब यदि रिश्वत के बारे में सबूत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया था हाल फिलहाल में ही। उसमें भी कहा गया है कि बिना सबूत के सिर्फ आरोप लगा देना काफी नहीं है, सबूत का होना भी आवश्यक है और आपको साबित करना पड़ेगा कि लोक सेवक ने आपसे रिश्वत मांगी है। अब सबूत कहां से लाए? कई जगह ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑफिसेज में आप मोबाइल फोन भी लेकर के नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते या फोटोज भी नहीं ले सकते और ना ही ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आपके पास या तो कोई विटनेस हो जिसने रिश्वत मांगने का जो लोक सेवक ने काम किया है उसको सुना या देखा हो, या तो विटनेस साबित कर सकता है। और यदि आप अपना फोन लेकर के जा सकते हैं उस लोक सेवक के ऑफिस में, तो वैसी परिस्थिति में आप फोटोग्राफ्स सबूत के तौर पर रख सकते हैं या ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आप ला सकते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। या आप किसी एनजीओ की सहायता ले सकते हैं जो कि आपके लिए सबूत, मतलब इस पूरे लेन देन के समय में आपके साथ या तो विटनेस बन के जाएं और सबूत इकट्ठा करके दें आपको, है ना। उसके अलावा जो लेन देन का फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, जैसे मान लीजिए आपने बैंक से ट्रांसफर किए हैं पैसे, तो आपके बैंक स्टेटमेंट से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि आपसे रिश्वत मांगी गई और आपने रिश्वत दी। इसके अलावा ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स या जो प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन करता है, संपत्ति का डिक्लेरेशन करता है समय समय पर लोक सेवक, आप उसमें भी यदि किसी प्रकार की त्रुटि है, जो मान लीजिए उसके पास में स्वामित्व तो ट्रांसफर हुआ पर वो उसको घोषित नहीं कर रहा है, तो इस तरह की जो इरेगुलरिटीज हैं, अगर ये आपके हाथ लग जाए तो इसको भी आप सामने रख सकते हैं। जी सर, अगर कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई हो रही है तो क्या उसे निलंबित किया जाता है क्या ऐसी कंडीशन में? जी,
यदि विभागीय कार्रवाई चल रही है जी जी और ये लगता है कि उस लोक सेवक का अपने पद पर बने रहना इंक्वायरी में या ट्रायल में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी उस लोक सेवक का अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो जो सर्विस रूल्स हैं उसके तहत निलंबित भी कर सकता है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है या कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि ऑथराइज्ड है सस्पेंशन के लिए, सस्पेंड करने के लिए, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के दौरान उस कर्मचारी को सस्पेंड कर सकता है। जी सर, रिटायरमेंट के बाद अगर सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार संबंधी जांच बैठती है तो क्या प्रक्रिया रहती है उसकी, थोड़ा सा विस्तार से बताएं, और क्या पुलिस को परमिशन लेनी पड़ती है क्या उसके लिए? जी, 2018 के अमेंडमेंट के बाद जो पहले की व्यवस्था थी उसमें सेवारत सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जो भी उपयुक्त सरकार है उस लोक सेवक के संदर्भ में उससे प्रायर परमिशन लेना आवश्यक था। लेकिन संशोधन के बाद यदि पहले तो था कि सिर्फ मतलब जो कर्मचारी अभी नौकरी में है उनके लिए आवश्यकता थी, लेकिन संशोधन के बाद अभियोजन से पहले और जांच के लिए भी पूर्व मंजूरी का जो प्रावधान है इसका विस्तार कर दिया गया है। इसके अलावा यदि पद पर रहते हुए किसी ने कोई कदाचार किया है और बाद में वो उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो रिटायरमेंट के बाद भी उस पर कार्रवाई करने के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया है अमेंडमेंट के बाद में। और सेक्शन 19(1) का जो थर्ड प्रोविजन है इस एक्ट में, उसको अगर देखें तो ये प्रोविजन जो है 3 महीने की एक निर्देशिका मतलब डायरेक्टिव टाइमलाइन जो है ये प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर उपयुक्त सरकार को ऐसी मंजूरी पर निर्णय भी देना होता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश भी निर्धारित कर सकती है। तो अगर सारे प्रावधानों को देखा जाए तो सेवानिवृत्त अधिकारी के भी मामले में पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। जी। बिना पूर्व अनुमति के कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। जी सर, घूस लेना तो अपराध है, लेकिन अगर घूस देने की अगर हम बात करें तो क्या ये भी एक जुर्म है क्या? ये भी अपराध की श्रेणी में आता है क्या, और इसकी क्या सजा रहती है? देखिए, 2018 के अमेंडमेंट से पहले तक घूस देना अपराध नहीं था, सिर्फ लेना ही अपराध था। लेकिन 2018 के अमेंडमेंट के बाद रिश्वत देना भी अपराध बन गया है। यदि आप किसी लोक सेवक को किसी भी अनुचित तरीके से कोई काम करने के लिए प्रभावित करने या पुरस्कृत करने के लिए कोई अनौपचारिक या अनुचित दान या उपहार देते हैं, तो ये रिश्वत देने का अपराध है। जी। यदि आप किसी थर्ड पार्टी के लिए भी रिश्वत देते हैं तो उसके लिए भी आपको सजा हो सकती है। इसमें एक आपको बेनिफिट मिलता है कि मान लेते हैं आप रिश्वत नहीं देना चाहते, लेकिन आपको मजबूर किया जाता है और जबरदस्ती आप वो रिश्वत देने के लिए विवश होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 7 दिन के अंदर अंदर शिकायत दर्ज करानी होगी कि आपको मजबूर करके आपसे रिश्वत ली गई। यदि आप ये शिकायत 7 दिन के अंदर दर्ज करवा देते हैं तो फिर आपको कोई सजा नहीं होगी। लेकिन यदि आपने रिश्वत भी दे दी, कोई सजा कोई कंप्लेंट भी नहीं लॉन्च किया, तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए भी जो रिश्वत देता है उसके लिए भी सजा का प्रावधान है।
उसके लिए भी कहीं ना कहीं मुसीबतें खड़ी हो सकती लेकर 7 साल तक हो सकता है। हाँ, हाँ। इसके साथ में आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जी जी। या तो जेल या उसके साथ में जुर्माना या कोई भी, सिर्फ जेल या जुर्माना भी हो सकता है। बिल्कुल। तो रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही जुर्म है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। और इसके अंदर क्या कुछ कानून है, कानून के अंदर क्या कुछ प्रावधान है, ये नवीन पांडे जी ने बहुत बखूबी विस्तार से बताने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।